वेलकम टू नडी साइड चैप्टर 7 ग्रेविटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये 6 मेजर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे केपलर्स लॉज से, जिससे हम समझेंगे कि प्लैनेट्स मूव कैसे करते हैं। फिर हम आएंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ पर, जो इसका क्यों बताता है। उसके बाद हम अर्थ की ग्रेविटी यानी स्मॉल जी और उसके वेरिएशंस को डिटेल में देखेंगे। और फाइनली हम पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप स्पीड और सैटेलाइट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लॉज न्यूटन से भी पहले आए थे और इनका बेसिस कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं था, बल्कि प्योरली ऑब्जर्वेशन था। केपलर ने बेसिकली टाइको ब्राहे के सालों के डेटा को स्टडी करके 3 लॉज दिए जो प्लैनेट्स के मोशन को एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। तो केपलर का फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं, यह कहता है कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड परफेक्ट सर्कल में नहीं, बल्कि इलिप्टिकल पाथ यानी थोड़े अंडे जैसे शेप में घूमते हैं। और सन उस इलिप्स के सेंटर में नहीं होता, बल्कि उसके 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर होता है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि सदियों से सब यही मानते थे कि आसमान में सब चीजें परफेक्ट सर्कल्स में ही चलती हैं। अब इस डायग्राम में देखो, आप साफ साफ देख सकते हैं कि सन एस अकेले एक फोकस पर है, सेंटर में नहीं। जब प्लैनेट घूमते हुए सन के सबसे पास आता है ना, उस पॉइंट पी को हम कहते हैं पेरिहेलियन, और जब वो सबसे दूर जाता है उस पॉइंट ए को कहते हैं एपहेलियन। और ये जो पूरी दूरी है ए से पी तक, इसका आधा यानी हाफ सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। लेट्स मूव टू द सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। ये लॉ कहता है कि अगर आप प्लैनेट से सन तक एक लाइन इमेजिन करें तो वो लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि जब प्लैनेट सन के पास होता है तो वो तेजी से चलता है, और जब दूर होता है तो धीरे चलता है, ताकि टाइम अगर सेम लगे तो एरिया भी सेम कवर हो। तो ये सेकंड लॉ, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है? इसके पीछे का रीजन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा प्लैनेट को सीधा अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और क्योंकि इस फोर्स में कोई टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम L हमेशा कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। फॉर्मूला में डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, जिसे एरियल वेलोसिटी कहते हैं, वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर L कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ये कंसेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं केपलर के थर्ड और फाइनल लॉ पर, द लॉ ऑफ पीरियड्स। ये लॉ प्लैनेट के टाइम पीरियड T यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा टाइम और उसके ऑर्बिट के साइज यानी सेमी मेजर एक्सिस A के बीच एक सॉलिड मैथमेटिकल रिलेशन देता है। सिंपल भाषा में T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³। इसका मतलब है प्लैनेट सन से जितना दूर होगा उतना ही बड़ा उसका ऑर्बिट होगा और उतना ही ज्यादा टाइम उसे एक चक्कर लगाने में लगेगा। केपलर ने ये तो बता दिया कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। उस क्यों का जवाब दिया सर आइजैक न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। ये इस लॉ का कोर आइडिया है। न्यूटन ने कहा कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधा सा हिसाब है, जितने भारी ऑब्जेक्ट्स उतनी ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम फोर्स। इस पूरे लॉ को हम इस फेमस फॉर्मूला से लिखते हैं, F इक्वल्स G(m1 m2 अपॉन r²। यहाँ F है ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 और m2 दोनों बॉडीज के मासेस हैं, और r उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। और ये जो कैपिटल G है ना, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी सेम रहती है, जो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। अगर एक सिस्टम में 2 से ज्यादा बॉडीज हों तो क्या होगा? मान लो m1 पर m2, m3 और m4 तीनों फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे में m1 पर टोटल फोर्स निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। इसका मतलब सिंपल है, टोटल फोर्स बाकी सभी बॉडीज की इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। याद रखना, फोर्सेस को सीधा ऐड नहीं करना है, उनके डायरेक्शन के साथ वेक्टर एडिशन करना है। चलो एक न्यूमेरिकल का अप्रोच देखते हैं। मान लो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों कोनों पर 3 इक्वल मास m रखे हैं और सेंटर में एक 2m मास है। स्टेप 1, सेंटर वाले मास पर तीनों कॉर्नर मासेस की वजह से लगने वाली फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, हर फोर्स को उसके वेक्टर फॉर्म में लिखो।
आई कैप और जे कैप का यूज करके। स्टेप 3, इन तीनों वेक्टर फोर्सेस को ऐड कर दो। ऐसे सिमेट्रिक केसेस में फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और आप देखोगे कि नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगी। अब तक हम जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे। अब हम स्पेसिफिकली उस फोर्स की बात करेंगे जो हमारी प्लैनेट अर्थ हम सब पर लगाती है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल जी के नाम से जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है? देखो, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर किसी मास m पर फोर्स लगती है F = mg, और अभी अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सीखा कि वही फोर्स F = gmem/re² भी होती है, जहां me अर्थ का मास है और re अर्थ का रेडियस। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रखते हैं तो m दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है g = gme/re²। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे याद रखना। कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेल थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, चाहे खोखला हो या सॉलिड, तो उसके बाहर किसी भी पॉइंट के लिए वो स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसका सारा मास उसके सेंटर पर रखा हो। इस थ्योरम की वजह से हम पूरे प्लैनेट को एक सिंगल पॉइंट मास मानकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाती हैं। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। अक्सर हम g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, पर ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। ये आपकी पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है। चलिए देखते हैं कि g की वैल्यू हाइट और डेप्थ के साथ कैसे बदलती है। ओके, तो यहाँ हम g के वेरिएशन को हाइट और डेप्थ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब आप अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो g की नई वैल्यू gh अप्रॉक्सीमेट होती है g × 1 - 2h/re, और जब आप d डेप्थ नीचे जाते हैं तो नई वैल्यू gd होती है g × 1 - d/re। दोनों केस में आप नोटिस करो ब्रैकेट के अंदर की टर्म 1 से छोटी है। इसका मतलब g की वैल्यू हाइट के साथ भी घटती है और डेप्थ के साथ भी घटती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है कि g की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है? अर्थ की सरफेस पर। चाहे आप ऊपर पहाड़ पर चले जाओ या नीचे किसी माइन में, g की वैल्यू हमेशा सरफेस से कम ही होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। अब हम चैप्टर के एनर्जी वाले हिस्से में एंटर कर रहे हैं। हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ये वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होती है, जब वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U को हम डिफाइन करते हैं एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका फॉर्मूला है U = -gmm/r। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन बताता है कि सिस्टम बाउंड है, मतलब यहाँ अट्रैक्शन है। हम बाय कन्वेंशन इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, इसलिए इन्फिनिटी से पास लाने पर एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक समझेंगे, एस्केप स्पीड। ये वो मिनिमम स्पीड है जिसे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंका जाए ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए और कभी वापस ना आए। तो सवाल यही है कि आप किसी चीज को कितनी तेजी से फेंकें कि वो कभी वापस अर्थ पर गिरने के लिए ना आए। क्या ऐसी कोई स्पीड पॉसिबल है? बिल्कुल है, और उसे ही हम एस्केप स्पीड कहते हैं। इसको डिराइव करने के लिए हम सीधा सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, जब हम ऑब्जेक्ट को सरफेस से इनिशियल वेलोसिटी vi से फेंकते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी ½ mvi² - gmem/re, और हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बस जस्ट इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, जहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों 0 हो जाएंगी। तो फाइनल एनर्जी हो गई 0। अब एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी के बराबर रखो। जब आप इसे vi के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको एस्केप स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा। और जब हम अर्थ के मास और रेडियस की वैल्यूज डालकर कैलकुलेट करते हैं तो अर्थ के लिए एस्केप स्पीड आती है अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ध्यान देना, पर आर नहीं, पर सेकेंड। इट्स इनक्रेडिबली फास्ट। अगर हम मून की बात करें तो वहां एस्केप स्पीड सिर्फ 2.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड है। इतनी कम एस्केप स्पीड होने की वजह से ही मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत आसानी से उसकी ग्रेविटी से एस्केप कर जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर लिए। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने केपलर के 3 लॉज देखे,
फिर न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने जी और जी का रिलेशन देखा, जी का वेरिएशन, नेगेटिव में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनली एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूलाज आपके नोट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। लेक्चर खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल। हमने देखा कि एस्केप स्पीड प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है और रेडियस पर भी। तो सोचिए, अगर कोई प्लैनेट बहुत बहुत ही ज्यादा मैसिव हो लेकिन उसका साइज, उसका रेडियस बहुत ही छोटा हो, तो उसकी एस्केप स्पीड का क्या होगा? क्या वो इतनी ज्यादा हो सकती है कि लाइट भी उससे एस्केप ना कर पाए? इसके बारे में जरूर सोचना। हम आगे के चैप्टर्स में ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में और बात करेंगे।